हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर और 1 to 6 डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो वर्षा होती है वह किस मानसून के कारण होती है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और यह केरल के मालाबार तटों पर वर्षा कराती है और यह जून के प्रथम वीक में होती है। अगला सवाल है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये कोलकाता में स्थित है और कोलकाता शहर का जो स्थापना किया गया थे जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये यमुनापुर हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है। पूछा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बृहद तटीय रेखा है, मतलब जिसका तट का विस्तार बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और भारत का ऐसे 9 राज्य है जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। अगला सवाल है, 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन है। तो ये एक नेपाल में पर्वत है जिसका नाम है मकालू और यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा या बड़ा बोले तो हो जाएगा K2। अगला सवाल है कि कागज़ का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया था। आप लोग को पता ही होगा, चाइना ऐसा देश था जिसने कागज़ को आविष्कार किया था। अगला सवाल है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है। तो ये गणित विषय का मूल मानक पाठ है। अगले सवाल पे आएंगे कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, क्या पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा अरबवासी था जो 712 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारत में किसका शासक था, यानी कि भारत सिंध में जो शासन कर रहा था वह दाहिर था। और दाहिर किसका पुत्र था। तो ये चच का पुत्र था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जिस समय भारत में प्रथम बार रेलवे चली थी 1853 में, उस समय भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी था। इसे ही रेलवे का जनक माना जाता है। इसका कार्यकाल है 1848 से लेके 1856 तक। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार, कौन सा है 44वां अनुच्छेद है, इसके अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो हो जाएगा नागरिक के लिए। जैसे हम 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, और यह अभी तक भारत के किस राज्य में लागू है। तो ये गोवा में लागू है। अगला सवाल है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। पूछ रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता किस सिचुएशन में खो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, ये बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इसी कारण भी छोड़ सकता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। उसके बाद है, सरकार की आलोचना करता है, इस कंडीशन में भी वह नागरिकता को त्याग नहीं सकता है। इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ओनली क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला सवाल है, नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित। तो कौन सा कमेटी है या समिति। तो नरसिम्हन समिति। इसका जो संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार से। उसके बाद है कण संरचना सुधार। तो इसका जो केलकर एक समिति है, केलकर क्या नाम है दोस्तों, केलकर समिति का संबंध है कर संरचना सुधार से। अगला सवाल है, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना, केंद्र सरकार का ऐसा कौन सा योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो उस योजना का क्या नाम है दोस्तों। तो अमृत, क्या नाम है, अमृत। अगला सवाल है,
कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। अगला सवाल है, तालचर कोयला की खान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तलचर पूछे तो ये कहाँ पे है, उड़ीसा में एक क्षेत्र है जो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। नगर कोझिकोड जो होता है यह कालीकट कहलाता है। और कालीकट कहाँ है दोस्तों, तो ये केरल राज्य में है। और यहीं पर वास्को डी गामा पहली बार अपने जहाज पानी के मार्ग होते हुए पहुंचा था, जहां पर उसके जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र है, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूटान के साथ ऐसा कौन कौन सा भारत का राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो भारत का ऐसा 4 राज्य आप लोग को याद रखना है। पहले याद रखना है पश्चिम बंगाल, 2 नंबर पे सिक्किम, 3 पे अरुणाचल और 4 पे नाम रखना है असम। ये ऐसे 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला सवाल है, किस कारण से दिन और रात होते हैं। किस कारण से दिन और रात होते हैं। तो दिन रात होने का एकमात्र कारण है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। जबकि ऋतु परिवर्तन जो होगा किसके कारण, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, खरीफ फसल कौन सा है। पूछ रहा है खरीफ फसल का उदाहरण कौन है, तो हो जाएगा बाजरा है, यह खरीफ फसल का उदाहरण है। और खरीफ फसल का जो बुआई होता है जून जुलाई के महीने में होता है, इसे अक्टूबर के मंथ में काट लिया जाता है। जबकि रबी फसल के बारे में पूछे तो रबी फसल जो बोया जाता है ठंडी के मौसम में काटा जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। अगला सवाल है, नासा के मानव रहित क्या है, नासा के मानव रहित यान जूनो, क्या नाम है दोस्तों, जूनो किस ग्रह का परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण जो किया गया यह बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। अगला सवाल है कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा की बात करेंगे तो 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा जो होता है यह कितने आर्टिकल में आएगा, तो राज्यसभा का जो चर्चा किया गया है यह आर्टिकल 80 में इसका चर्चा किया है। कितना में दोस्तों, 80 में इसका चर्चा किया गया। जबकि लोकसभा का पूछे चर्चा तो 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता था। ग्राम मुखिया को कहा जाएगा ग्रामीणी। क्या कहा जाएगा दोस्तों, ग्रामीणी। अगला सवाल है, लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी राजवंश का अंतिम शासक जो था बहुत ही फेमस व्यक्ति था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही मारकर मुगल वंश को स्थापित किया जाता है बाबर के द्वारा। ये कौन था, पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और मुगल वंश को स्थापित करता है। अगला सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है। अगला सवाल है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है। तो जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, इसका जो मकबरा है विदेश में है। और विदेश में कहाँ पर है, तो लाहौर में है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप में बनाया गया। तो देशज रूप में कलपक्कम में बनाया गया है। और कलपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों है, तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है। तो पूछ रहा है कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर क्या है, तंजानिया है। और उसके पास कौन सा द्वीप है, तो उसके पास जो बहुत ही फेमस द्वीप है उसका नाम है जंजीबार। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। कौन सा पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, उसका नाम है भानु अथैया। और ऑस्कर पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था यह 1929 में इसका शुरुआत किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो श्रम विभाजन की धारणा का जो समर्थन किया था वह था एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है। मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बचत। अगला सवाल है
कि अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने, तो अमृतसर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर। इसे बनाया गया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा, और अर्जुन देव के द्वारा ही आदि ग्रंथ का रचना किया गया था। किसका रचना, तो आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो नागरिकता पूछ रहा है तो ये भाग 2 से संबंधित है और इसका चर्चा किया गया 5 से 11 आर्टिकल में। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल पूछ रहा है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, तो लोकतंत्र जो होगा और उसका जो विकेंद्रीकरण होगा, सीधा इसका मतलब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जो व्यापार केंद्र था, तो ये लोथल था। क्या था दोस्तों, लोथल था। लोथल कहाँ पे पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। क्यों वहाँ पे व्यापार होता था, क्योंकि वह समुद्र से सटा हुआ था। आएंगे अगले सवाल पे, राजनीति के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, तो गांधीवादी दर्शन पर ये जो था ग्राम पंचायतों का आयोजन और ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया आर्टिकल 40 के तहत किया गया, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से सुनिश्चित करता है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत कौन सा प्रणाली है, जब्ती प्रणाली, किसके अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है, तो इसका जो निर्धारण किया गया है 1/3 निर्धारण किया गया है, तो 1/3 हो जाएगा। जब्ती प्रणाली यह शुरू किया गया था शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा, और अकबर ने अपने शासनकाल में इसे कुछ समय के लिए लागू किया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया गया, तो भारत में फ्रेंच शक्ति को जो समाप्त किया था वह अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। यह बांडीवास की युद्ध के दौरान किया गया था। तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह 1760 को हुआ था। यह जो है फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में हुआ था, और यह किसका कारण था, तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वह था कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो था, ये दोनों ने क्या किया था, कलकत्ता में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कुल मिलाकर 12 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आखिर कर्क रेखा किसको कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो ये गंगा की एक सहायक नदी है जो पटना में आकर मिलती है। उस नदी का नाम है सोन नदी। अगला सवाल है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध, किसने महाराज अशोक के रूपांतरण का दर्जा दिया है, तो ये हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13 में। कितना, रॉक एडिक्ट 13 में। अगले सवाल पे आएंगे कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी शुरू में जब हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ था, तो ये था थानेश्वर। अगले सवाल पे आएंगे, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है वह है ममता बनर्जी का। किसका है दोस्तों, तो ममता बनर्जी का। अगला सवाल है कि दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिण सूडान की राजधानी पूछेगा तो जुबा हो जाएगा। वही अगर सूडान की राजधानी पूछा जाए तो सूडान की राजधानी हो जाएगा खार्तूम। अगला सवाल है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो होते हैं या लाल कोटि के अंतर्गत आते हैं। किसमें, लाल कोटि के अंतर्गत। जबकि ये पूछे कि सबसे कम प्रदूषणकारी उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे कम जो होगा हुआ
हरा में आ जाएगा। किस में दोस्तों? हरा में आ जाएगा। जबकि ये पूछे कि मध्यम प्रदूषणकारी उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं, तो मध्यम जो हो जाएगा वो हो जाएगा नारंगी। नारंगी में क्या हो जाएगा? मध्यम। तो याद रखना है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि में आएगा, मध्यम वाला नारंगी कोटि में आएगा, और सबसे कम जो होगा वह हरे कोटि में आएगा। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया के प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है, तो बिली बिली चक्रवात यानी कि हवा है वहाँ का स्थानीय। अगला सवाल है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में जो पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह स्थित है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है, तो करगम जो लोक नृत्य है वह है तमिलनाडु का। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है भारत की मुख्य भाषा को, भारत का जो मुख्य भाषा है किस अनुसूची में शामिल किया जाता है? तो हम लोग याद करेंगे कि किस शेड्यूल में है, तो ये 8वीं शेड्यूल में भारत के टोटल 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। अगले सवाल पे देखेंगे, अब आ गया साइंस वाला पोर्शन। पहला सवाल है निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीरा। अब कैसे हीरा होगा वो देखेंगे। तो हीरा जो होता है किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। और कार्बन को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो यह क्या देगा, CO2 देगा, और CO2 रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा कि हीरा के जलने से क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में रिलीज कर देगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, तो ये अवशोषित किया जाता है कहाँ पर, तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और पराबैंगनी किरण जो है इसका खोज किया गया था किसके द्वारा, रीटर के द्वारा। किसके द्वारा, रीटर के द्वारा। अगला सवाल है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो हो जाएगा यह आपको लोग को याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है, पिताजी। तो देखिए पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा को कॉपर कहते हैं और जिंक को क्या हो जाएगा, Zn। अगला सवाल है बादल के गर्जन के पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका क्या कारण? तो इसका कारण है प्रकाश का वेग अधिक होता है। अगला सवाल है नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्र गति से यात्रा करती है। तो इसमें से ध्वनि सबसे तीव्र किस में होगा, तो ध्वनि जो तीव्र गति से मतलब चलती है वह होता है ठोस में। यहाँ पे 2 ठोस दिया गया है, लकड़ी दिया गया है, ईंट। तो देखेंगे दोनों में कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है जिसका घनत्व कम होगा उसमें जो ध्वनि तीव्र गति से गमन करेगी। तो लकड़ी का जो घनत्व होता है वह कम होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी, एज कंपेयर टू ईंट। अगले सवाल पे आएंगे बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है, इसका क्या कारण है? तो बल्ब के फूटने पर क्या होता है, उसके अंदर का जो वायु होता है वह पूरा निकल हो जाता है और क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाएगा, बल्ब के फूटने पर तेज आवाज़ निकलती है। अगला सवाल है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर के पाचन क्रिया में सहायक करता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ने से हृदय रोग का खतरा होता है? हृदय रोग का खतरा जो होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अगला सवाल है दाढ़ी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगले पे आएंगे रबर को कड़ा करने के लिए किसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को जब कड़ा करना है तो वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू हम उसमें क्या करते हैं, सल्फर मिलाते हैं। अगला सवाल है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वह इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन हो जाएगा लाल प्रकाश जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि इसका जो आवृत्ति पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश का कम हो जाएगा। अगला सवाल है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखेंगे। F बराबर क्या होता है,
9/5 इंटू सी। तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला में हम बैठा देंगे। तो सी का मान कितना दिया हुआ है, तो सी का मान दिया हुआ है हमारा 40। तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40। 8×9 = 72 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला में छूट गया था, फॉर्मूला में प्लस 32 होता है। क्या होता है फॉर्मूला में, प्लस 32। तो कितना हो जाएगा, 72 + 32 हो जाएगा 2 2 4 और 7 3 10, यानी कि 104। तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 104। अगला सवाल है, हार्मोन इंसुलिन उत्पादन करता है। हार्मोन क्या करता है, यह इंसुलिन उत्पादन करता है। यह पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा करता है। अगला सवाल है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से हमारे शरीर को जो प्रभावित करता है वह आंत को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्या होता है। तो मानव शरीर में जो होता है वह लगभग 70% पानी होता है। अगले सवाल पे आएंगे कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पाचन के रस में वही पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि HCl। अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई पास्कल होती है, लेकिन यहाँ पे पास्कल नहीं दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा, F बड़ा दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। दाब बराबर क्या होता है, F/A। तो F क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स यानी कि बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और नीचे में एरिया है, तो एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर में, तो वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि F/A। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग स्क्वायर, वर्ग मीटर। अगला सवाल है कि फेल्सपार अयस्क है किसका। फेल्सपार जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगले सवाल पे आएंगे, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का जो तार होता है वह शीशा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है, शीशा और टीन का क्या बना होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है। अगला सवाल है, ACTH क्या है दोस्तों, ACTH यह क्या है, एक हार्मोन है। यह स्रावित होता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित जो होगा ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह क्या होता है, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। अगला सवाल है कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है। साबुनीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, साबुन बनाते हैं। तो साबुनीकरण प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। अगला सवाल है कि पेयजल में एंट अमीबा, पेयजल में क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना किसको संकेत करता है, तो ये जो है यह बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव को संकेतित करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है। क्या है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है।